मित्रों, जय हिंद। अपने सभी साथियों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, होना भी चाहिए। उसी के क्रम में आज हम लोग संविधान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप प्रीवियस ईयर हल कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखते होंगे प्रस्तावना से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनाया जाता है। उन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मेरे साथ आप 10 मिनट बने रहेंगे तो प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होंगे। जो कंटेंट ये लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल से ही कंटेंट बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना एडॉप्ट की गई है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसका विधिक स्वरूप कैसा है, अप्रवर्तनीय है। कई बार पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है, तो अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अर्थात 3 प्रकार की न्याय बताई गई है। और ये न्याय का जो आपका न्याय का उद्देश्य है ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये कॉमन क्वेश्चन हो गए जो कई बार पूछे गए हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं 2 वाद बहुत प्रचलित हैं। एक बेरुवारी केस 1960 और एक केशवानंद भारती केस 1973। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बेरुवारी केस आता है 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, अतः ये असंशोधनीय है। ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, तो आपका आंसर होगा बेरुवारी केस 1960 में। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के नियम को पलटते हुए पुनः व्याख्या में ये बताता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, अर्थात ये संशोधनीय है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक। तो क्वेश्चन कई बार इस तरह भी बनता है कि किस भाग में, अर्थात किस केस के माध्यम से प्रस्तावना को असंशोधनीय माना गया है, तो बेरुवारी केस 1960 में। और किसके द्वारा संशोधनीय माना गया है, तो केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा। ठीक। ये कन्फर्म होना चाहिए आपको। ये दोनों वाद बहुत प्रचलित हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को तो संशोधनीय घोषित कर दिया, अर्थात उसने ये मान लिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो उसी आधार पर अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किए गए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 बार। अतः हमारे संविधान के प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। वो संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक। नेक्स्ट आती है बात कि संविधान की प्रकृति कैसी है और संविधान के जो स्रोत हैं और संविधान के उद्देश्य हैं, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, अर्थात ये उद्देश्य और ये स्रोत और हमारे संविधान के प्रकृति कहाँ से प्रदर्शित होता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे प्रस्तावना से उल्लिखित हैं, अर्थात प्रस्तावना में ये सभी चीज़ें समाहित हैं। तो संविधान की प्रकृति क्या बताती है, हमारे संविधान की प्रकृति है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये शब्द ऐसे कीवर्ड हैं जो हमारे संविधान की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। और संविधान की शक्ति के स्रोत क्या हैं, जैसा कि हम अपने प्रस्तावना को जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्ड ही हम लोग यूज करते हैं कि हम भारत के लोग। तो यहीं से ये प्रदर्शित होता है कि हमारे संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, हमारे भारत की जनता है, हमारे भारत के
लोग हैं। ठीक, अब लास्ट में हम अपने संविधान के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान के उद्देश्य में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार के बंधुत्व का उल्लेख है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात समता 2 प्रकार की है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुत्व की एक प्रकार की बंधुत्व की बात की गई है। और वो बंधुत्व क्या है कि हमारे भारत देश में एकता और अखंडता को बढ़ाने की जो चीज़ें हैं वही हमारे बंधुत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम अपने संविधान के मूल तत्व को देखने का प्रयास किए और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि बहुत से विद्वानों ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। तो कौन क्या बताया है हमारे संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो यही क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा है और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये दोनों कन्फ्यूजन एकदम क्लियर रखिएगा। आगे संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक, डॉक्टर K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी कहा है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो कभी कभी ये चीज़ें मिलान करने के लिए दे देती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अब अगली चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है और उसके माध्यम से 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये कई बार पूछा गया है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन किस आधार पर किया जा सकता है? तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 और भाग 20 में बताया गया है। अर्थात हमारे प्रस्तावना में जो भी संशोधन होगा उसको संविधान संशोधन माना जाएगा, ना कि कॉमन संशोधन माना जाएगा। ठीक, अर्थात हमारे प्रस्तावना में यदि संविधान संशोधन किया जाता है तो वो किसके आधार पर होगा? आर्टिकल 368 भाग 20 के द्वारा। ठीक, तो इस तरह हम लोग संविधान के प्रस्तावना को देखने का प्रयास किए और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज़ें हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा, समझा। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले और मैं आपको इसी तरह छोटे छोटे कंटेंट्स देता रहूँगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं आपको पूरी मदद करता रहूँगा और अपनी तैयारी आप जारी रखें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।